बच्चों नमस्कार। कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? मेरी आवाज़ और विज़ुअल तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है? बताइए। हाँ, अतुल भाई नमस्कार। पीटी जी नमस्ते। राखी जी नमस्कार। चलिए, सब बढ़िया चल रहा है। फिजिक्स में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमने कल कुछ बेसिक्स की, काइनेमेटिक्स के बेसिक्स की कल हमने बात की थी कि गतिकी के कुछ हम लोग मूलभूत सिद्धांत जो थे ना बच्चों, उनको हम लोग देख रहे थे, है ना। रविंद्र जी नमस्ते। मुझे लगता है कि अब आपके पैर जम गए होंगे। नमस्कार जी। सिलेबस कितने दिनों में होगा? भाई 30-35 क्लास में सिलेबस हो जाएगा आराम से। आप उसकी चिंता ना करो, बहुत आराम से हो जाएगा। आप सिर्फ इस बात की चिंता करो कि क्या बेसिक्स आपको समझ में आ रहे हैं क्या। एक बार आपको बेसिक समझ में आए, फिर सिलेबस ऐसे मुट्ठी में आ जाएगा। आपको लगेगा कि एक तार छेड़ूं तो पूरी फिजिक्स का गिटार बजना शुरू हो जाएगा। एक बार आपने फिजिक्स को ढंग से पढ़ा, फिर सिलेबस जो है ना बच्चे, फिर तो आपकी मुट्ठी में सिलेबस आ जाएगा। रोहित, सीमा, पायल, सिंह साहब, संदीप नमस्कार। चलिए आइए शुरू करते हैं। और हम लोगों ने कल बात की थी कि गति क्या होती है, मोशन क्या होता है। तो हमने हाँ सर, यहाँ पर भी जो है बारिश हो रही है और पीवाईक्यू साथ साथ नहीं करा रहे। पीवाईक्यू रिंकू भाई कुछ पढ़ेंगे तो पीवाईक्यू करेंगे। अब ये यूनिट कंप्लीट होगी तो पूरा पीवाईक्यू आपको करा देंगे जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगी। तो हमने आपको मोशन बताया, मोशन क्या होता है। तो मोशन में हमने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी समय के साथ बदल रहा हो, उसकी ऑब्जेक्ट की स्थिति अगर बदल रही हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति अगर समय के साथ बदल रही हो, उसे हम मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। मैं अच्छा हूं भैया, सब बढ़िया है। फिर आपने कहा सर रेस्ट या विराम किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, सुनिए ध्यान से। सर विराम किसे कहते हैं? अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति ना बदल रही हो तो उसे हम विराम कहते हैं। सर कुछ गतियां ऐसी होती हैं, कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं। अरे पार्क में खेलते हुए बच्चे, सड़क पर जाती हुई कोई बस या ट्रेन जाती हुई, ऐसे आप देखते हैं, या कोई भागता हुआ व्यक्ति। तो हम कहते हैं कि आते जाते लोग जो हमें दिखाई देते हैं वो डायरेक्ट मोशन के एग्जाम्पल होते हैं, प्रत्यक्ष गति के उदाहरण होते हैं। सर कुछ गति ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मोशन। इनडायरेक्ट मोशन का मतलब है जैसे हवा आपको दिखाई नहीं देती, हवा चल रही है कि हवा नहीं चल रही है आप कैसे देखेंगे? एक तार पर कपड़े सूखे हुए हैं, कपड़े हिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हवा चल रही होगी। एक बात, आपको पृथ्वी जो है घूमती हुई दिखाई नहीं देती, आप कैसे? इनडायरेक्ट मोशन है, इनडायरेक्ट मोशन। तो आपने कहा मोशन दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। वहां से आगे बढ़े, आपने कहा सर कोई चीज कहीं से चलती हुई दिखाई देती है, कहीं से रुकी हुई दिखाई देती है, इसे आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा। सर फिर आपने कहा सर ये डिस्टेंस क्या होती है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी टोटल दूरी तय की गई हो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एक बात, फिर हमने कहा सर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम दूरी होती है, उसे विस्थापन कहते हैं। ये बात भी हमने समझी कि विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन में सर दिशा होती है, उसमें डायरेक्शन होती है, वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आप यहां से आगे बढ़े, सर किसी समय में, किसी यूनिट समय में कितनी दूरी तय की जाए इसे हम स्पीड कहते हैं। किसी यूनिट समय में कितनी दूरी तय की जाए इसे स्पीड कहते हैं। एक बात, और अगर वो स्पीड किसी निश्चित डायरेक्शन में हो, अगर वो स्पीड किसी निश्चित डायरेक्शन में हो तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो विस्थापन कितना हुआ, कितने समय में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। अब यहां से आगे बढ़े, आपने कहा कि दो तरह की गतियां हो सकती हैं। एक है सर
प्रति मिनट उतनी ही गति से कोई आदमी चल रहा है, प्रति मिनट उतनी ही गति से। सर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। सर इसे एक समान गति कहते हैं, इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, प्रति यूनिट में जो गति है, प्रति यूनिट में जो गति है वो एक समान नहीं है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 12 किलोमीटर, 4 मिनट में 18 किलोमीटर, 5 मिनट में 25 किलोमीटर। तो समय तो बढ़ रहा है प्रत्येक एक एक मिनट, लेकिन स्पीड बढ़ रही है, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर। इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसे हम कहते हैं असमान गति। अगर कोई गाड़ी असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रही हो बच्चों, तो आप कैसे कहेंगे इसकी एवरेज स्पीड क्या रही? तो एवरेज स्पीड हमेशा निकाली जाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, क्योंकि गति उसके बराबर नहीं थी, इसीलिए उसकी एवरेज स्पीड निकाली जाती है। तो एक फॉर्मूला आपको लेना होगा औसत चाल का, औसत चाल का, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी जो भी तय की गई और कुल समय, कुल समय, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये तो आपको सबको पता ही है, बस एक क्रोनोलॉजी के लिए लिया है। फिर यहां से आगे बढ़े। सर क्या औसत वेग भी होता है क्या? ठीक है कृतिका, बहुत अच्छी बात है गुड़िया। क्या औसत वेग भी होगा? औसत वेग, सर हाँ, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है। सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी है क्या? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई कुल समय। कितना विस्थापन हुआ कितने समय में, अगर इसे ले लें, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, आज पेन चेंज किया है शायद आपको ठीक लग रहा हो, और डिवाइड बाई टोटल टाइम, डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये हो गया। ऐसे दो फॉर्मूले हमने आपको दे दिए जो आपको कहीं ना कहीं मैथ में भी काम कर रहे होंगे। अब यहां से आगे चलिए, यहां से आगे चलिए भाई, इसको अंग्रेजी में क्या बताऊं? जो एवरेज वेलोसिटी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन विद इन टोटल टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट जितने कुल समय में तय किया गया उसे ही हम ये कह रहे हैं, उसे ही हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं। अब यहां से आगे चलिए, यहां से आगे चलिए। सर अब एक नया कंसेप्ट हमें लेकर चलना है, अब हमें एक नया कंसेप्ट लेकर चलना है जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, तात्कालिक गति, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड, सर ये क्या होती है? ये क्या होती है? किसी वस्तु की, किसी वस्तु की डेफिनेशन एक बार देखें। किसी वस्तु की किसी क्षण में किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की चाल। ऐसे बनाएं, किसी निश्चित समय में गतिमान वस्तु की चाल। द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर टाइम। और यही वो स्पीड होती है बच्चों,
यही वो स्पीड होती है जिसे स्पीडोमीटर से नापते हैं, जिसे स्पीडोमीटर से नापते हैं। तो कोई बच्चा जो पिछली क्लास में कह रहा था सर स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं, तो स्पीडोमीटर से सर इंस्टेंटेनियस स्पीड नापते हैं। आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि मेरी जो गाड़ी है वो 20 मिनट प्रति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, इस स्पीड को आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। गुरदीप भाई हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, इस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। अब आते हैं त्वरण पर। अब आते हैं त्वरण पर। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सर ये त्वरण क्या होता है, तो समझिए ध्यान से। एसिलरेशन या त्वरण, मैं आपके बेसिक्स को मजबूत कर रहा हूं बच्चों। एसिलरेशन या त्वरण, पहले इसका फॉर्मूला लें फिर इसकी परिभाषा बना लेंगे फॉर्मूले से ही। फॉर्मूला क्या बनाएं? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। अब ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि त्वरण क्या होता है। आपने कहा कि सर मैं 50 किलोमीटर पर, मेरी जिस बस में मैं बैठा हूं, हरियाणा रोडवेज में बैठा हूं, और हरियाणा रोडवेज को रोमांच पसंद है। हरियाणा रोडवेज में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, वो चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी खुशकिस्मती से। फिर उसने अपनी स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। फिर और ड्राइवर को मजा आया तो उसने 50-70 किलोमीटर की जगह 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। समझ गए सुमित भाई? उसके बाद 140 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। सर वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है, आपने कहा पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी कोई गाड़ी, और अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की से, ये भी पूर्व की दिशा में जा रही थी, ये भी ईस्ट की दिशा में जा रही थी। पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा चली, फिर उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो त्वरण कितना हुआ? त्वरण हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसकी स्पीड में कितना बदलाव आया, उसकी स्पीड में कितना बदलाव आया? सर उसकी स्पीड में जो बदलाव आया ना, स्पीड मतलब उसके वेलोसिटी में जो चेंज आया, उसे ही त्वरण कह रहे हैं, उसे ही त्वरण कह रहे हैं। इसका मतलब वेलोसिटी में अगर चेंज हो तो उसे त्वरण कहेंगे। बात ध्यान से सुनना, अब एक एक बात ध्यान से सुनना। सर जब हम वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है, एक एक बात ध्यान से सुनना भाई, अब यहां पेपर के सवाल हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर स्पीड हो, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो अगर स्पीड में बदलाव आ रहा हो तो भी एक्सीलरेशन में बदलाव आ जाएगा, और अगर डायरेक्शन में बदलाव आ रहा हो तो भी एक्सीलरेशन में बदलाव आ जाएगा, तो भी एक्सीलरेशन में बदलाव आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं आएगा भाई, फॉर्मूला नहीं आएगा, इसके यूजेस आएंगे, वो बताऊंगा कैसे आएंगे। तो वेग में किसी एक्सीलरेशन में जो बदलाव आएगा, आप कहें कि एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, तो वेग में जो परिवर्तन आया टाइम के साथ, उसे हम वेलोसिटी कह रहे हैं। सर वेग तो डायरेक्शन और स्पीड एक साथ होता है। तो अगर कोई गाड़ी नॉर्थ में चल रही थी और नॉर्थ में चलने के बाद वो ईस्ट या वेस्ट हो गई, तो उसके एक्सीलरेशन में चेंज आ जाएगा डायरेक्शन की वजह से। सवाल बना, क्या किसी वस्तु की गति में, वस्तु के त्वरण में चाल समान रहने पर भी बदलाव आ सकता है क्या? क्या किसी वस्तु जो कोई चल रही है उसमें चाल समान हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हो, और उसकी डायरेक्शन बदल जाए, तो डायरेक्शन बदलने पर भी त्वरण में बदलाव आ जाता है, त्वरण में बदलाव आ जाता है। एक बात तो ये हुई। अगली बात समझो, अगर त्वरण, इफ त्वरण इज पॉजिटिव, यदि त्वरण एक्सीलरेशन
बढ़ता है, अगर त्वरण बढ़ता है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, पॉजिटिव एसिलरेशन कहते हैं। इसे पॉजिटिव एसिलरेशन कहते हैं, पॉजिटिव एसिलरेशन कहते हैं। और यदि एसिलरेशन घटता है, यदि एसिलरेशन घटता है, उसकी दिशा बदल रही है या उसकी स्पीड बदल रही है, तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ये जो ऋणात्मक त्वरण होगा इसे ही नेगेटिव एसिलरेशन बोला अंग्रेजी में। इसमें तो कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन टेक्निकली इसका जो नाम है ना बच्चों, इसे रिटार्डेशन कहते हैं, इसे रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, इसी को मंदन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। मंदन का एग्जाम्पल सुनना बच्चों। अगर मैंने कोई एक बॉल नीचे से ऊपर को फेंकी, मैंने एक बॉल ऐसे नीचे से ऊपर को उछाली, अब ये बताइए उसका त्वरण घटेगा या बढ़ेगा? अगर मैं ऐसे कोई बॉल उछाल रहा हूं, अपने बैट से मैंने कोई बॉल उछाली नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर उसका एसिलरेशन घटेगा या बढ़ेगा? बताइए, उसका एसिलरेशन घटेगा या बढ़ेगा? बताओ क्या होगा उसके एसिलरेशन में? उसका एसिलरेशन घटेगा। यदि उसका एसिलरेशन घटता है तो इसी को मंदन कहते हैं। अगर हम ये कहें कि पृथ्वी पर किसी चीज को नीचे से ऊपर उछालते हैं, पृथ्वी पर किसी चीज को नीचे से ऊपर उछालते हैं, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा कैसे भाई? रविंद्र भाई बढ़ेगा कैसे? अगर आपने कोई गोली फेंकी, आपने कोई गोली मारी, तो कहीं ना कहीं जाकर तो वो गोली रुकेगी। आपने एक बॉल फेंकी तो कहीं ना कहीं जाकर तो वो बॉल रुकेगी। अगर वो बॉल रुक रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो आगे जाने पर उसका एक्सीलरेशन कम हो रहा होगा। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा है क्या? त्वरण का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज। और आपने कहा वेलोसिटी में चेंज किससे आता है? डायरेक्शन से आ सकता है बदलाव में, या स्पीड के बदलाव में आ सकता है। तो अगर मैंने कोई चीज फेंकी, यदि मैंने कोई चीज फेंकी तो फेंकने पर कुछ देर बाद वो रुक जाएगी। इसका मतलब जहां से फेंक रहा हूं, जहां जाकर गिर रहा हूं, फेंकने से लेकर गिरने तक की कंडीशन में उसके वेलोसिटी में धीरे धीरे कम बदलाव आ रहा है, कम हो रही है। और अगर कम हो रही है तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं, इसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन कहां होगा? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी चीज फेंकने पर, कोई भी चीज फेंकने पर, फेंकने पर आपको मंदन दिखाई देगा, आपको मंदन दिखाई देगा। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप थ्रो करते हैं वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल लाइन में अगर आप थ्रो करते हैं, त्वरण होता क्या है सर? एग्जाम्पल से बताइए। अरे बनीता तुम लेट आई हो शायद क्लास में। त्वरण का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो चलते चलते या तो उसकी डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा या उसकी स्पीड में बदलाव आ जाएगा। उसकी डायरेक्शन या उसकी स्पीड में अगर बदलाव आ जाता है तो उसे त्वरण कहते हैं। तो हमने कहा कि अगर किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी, तो उसे हम कहेंगे वो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा होगा। और दूसरी बात आपने कहा कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिर रही है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, तो भाई वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। लगातार किसी गाड़ी की स्पीड, लगातार किसी गाड़ी की स्पीड अगर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही हो, इसका मतलब उसमें जो त्वरण है, उसमें जो त्वरण है वो लगातार बढ़ रहा है। दो बातें हुई। और तीसरी बात होती है कि अगर क्या त्वरण शून्य हो सकता है क्या? तीसरी बात हो सकती है, क्या त्वरण शून्य हो सकता है? तो एसिलरेशन कैन बी जीरो। एसिलरेशन, बच्चों पढ़ने पे ध्यान दो। एक्सीलरेशन कैन बी जीरो, कैन बी जीरो इफ मोशन इज यूनिफॉर्म।
मोशन इज यूनिफॉर्म। तो त्वरण 0 हो सकता है यदि, त्वरण 0 हो सकता है, त्वरण शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है यदि, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान हो, किसी वस्तु का वेग एक समान हो, उसकी स्पीड वेग एक समान हो, तो उस पेपर में पूछे जाएगा त्वरण 0 हो सकता है क्या? पेपर में ऊपर जाए तो पॉजिटिव एसिलेशन होगा। पॉजिटिव एसिलेशन क्यों होगा प्रेरणा? जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? उसको पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है ना, उसको पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है। तो कोई चीज मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो एक सीमा के बाद जाके ऊपर जाना बंद हो गया, वो नीचे आ रही शुरू हो रही है। अगर ऊपर जाने पर उसकी स्पीड बढ़ती तो चली जाती चली जाती चली जाती। अरे ऊपर जाकर, ऊपर जाकर वो रुक रही है, कहीं जाकर ऊपर जाकर रुक रही है, इसका मतलब उसकी गति में, उसके त्वरण में कमी आ रही है। क्या साइकिल के पहिए की गति भी त्वरण पर निर्भर करती है? त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। अगर साइकिल के पहिए, साइकिल जिस दिशा में जा रही है, पहले आप लगातार तेज चला रहे थे, फिर कम चलाया, फिर और कम चलाया, या फिर और तेज बढ़ाया, तो इसका मतलब यह होगा कि वेग में परिवर्तन आ रहा है। वो पॉजिटिव परिवर्तन भी हो सकता है, वो नेगेटिव परिवर्तन भी होता है। यदि त्वरण में नेगेटिव परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम रिटार्डेशन या मंदन कह रहे हैं, और पॉजिटिव को तो हम त्वरण कह ही रहे हैं। और अगर फ्री फॉल होता है, अरविंद का बहुत अच्छा सवाल है कि कोई कोई किसी वस्तु के स्वतंत्र अवस्था में गिरने पर, किसी वस्तु के स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में गिरने पर, स्वतंत्र अवस्था में गिरने पर, गिरने पर त्वरण बढ़ता है, त्वरण बढ़ता है। इन कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, इन कंडीशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंक्रीज, त्वरण बढ़ता है। ऊपर से कोई चीज, ऊपर से, सर प्लीज एग्जाम्पल, अरे पॉजिटिव एग्जाम्पल का दीपक भाई, मैंने ऊपर से नीचे, पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है, मैंने ऊपर से नीचे कोई चीज फेंक दी तो नीचे आते आते उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, नीचे आते आते उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। हमने ये वाला एग्जाम्पल लिखा ना, क्योंकि पृथ्वी से, देखो यहां एग्जाम्पल लो, ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड से कोई चीज को अपनी तरफ खींच रही है, ये अर्थ है। और एक चीज यहां है तो इसकी दूरी, इसकी दूरी यहां है, एक चीज यहां है, इसकी दूरी यहां है, एक चीज यहां है, इसकी दूरी ये, एक चीज यहां, इसकी दूरी है। अब एक बात बताओ आप कि सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा फोर्स कौन से पे लग रहा होगा? ए ऑब्जेक्ट पर, बी ऑब्जेक्ट पर, सी ऑब्जेक्ट पर, या डी ऑब्जेक्ट पर? सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लग रहा होगा ये बताइए आप। जो जितना नजदीक होगा, जो जितना नजदीक होगा उस पर उतना ही फोर्स लगेगा। इसका मतलब ऊपर से गिरती हुई नीचे, ऊपर से गिरती हुई कोई चीज लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसे ही पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, इसे ही पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। एक बात, सबसे ज्यादा फोर्स जो जितना नजदीक है, जो जितना नजदीक है उस पर फोर्स लगना चाहिए ना भाई, जो जितना नजदीक होगा, जो जितना नजदीक होगा उसको अट्रैक्शन फोर्स, दूरी पर जितनी ज्यादा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगी उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा ना। तो यहां पर ऊपर से नीचे आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए त्वरण बढ़ता जाए। और अगर आप ऐसा एग्जांपल नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बताता हूं, आपने अपनी गाड़ी जब स्टार्ट की थी और स्टार्ट करने के बाद आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, फिर 30 चले, फिर 40 चले, फिर 50 चले, फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चले गए, तो आपका ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। हाँ,
जब नीचे आने के बाद रुक जाएगा, जब नीचे आने के बाद रुक जाएगा तो एक्सीलरेशन भी खत्म, वेलोसिटी भी खत्म, स्पीड भी खत्म। लेकिन नीचे आते आते यहां तक जब आप देख रहे हैं, नीचे आते जब आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पीड तेज हो रही है। ये यहां पर जो रुका है ना बच्चों, यहां पृथ्वी की वजह से, इसके फोर्स की वजह से रुका है। आप इसका एग्जाम्पल अगर ऐसे समझना चाहते हैं, ऐसे समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं कि आपकी कोई बाइक है और आपने पहले उसकी स्पीड 20 किलोमीटर थी, फिर 30 थी, फिर 40 थी, फिर 50 थी, तो ऐसे चलते चलते आपने उसकी स्पीड बढ़ाते गए, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ। ये अगर स्पीड को बढ़ाते चले गए आप एक निश्चित दिशा में, सीधी सीधी बात समझो, एक निश्चित दिशा में स्पीड को बढ़ाते हुए चले गए, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। एक निश्चित दिशा में स्पीड को बढ़ाते जाने पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन आता है। और एक बार स्पीड दे दी, एक बार स्पीड दे दी, उसके बाद नेगेटिव एक्सीलरेशन आता है। एग्जांपल बताता हूं, आपने लट्टू लिया, लट्टू को ऐसे करके और छोड़ दिया एकदम से, वो रस्सी बांध के छोड़ते थे ना, तो छोड़ दिया, उसके बाद लट्टू में धीरे धीरे उसकी गति कम होनी शुरू हो जाएगी, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। आपने किसी खिलौने में चाबी भरी, चाबी भरने के बाद धीरे 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 कम हो जाएगी, नेगेटिव एक समान। ये समझ नहीं आया, डिपेंड, अरे भाई कृष्ण कुछ इसमें समझने में नहीं है। अगर आप उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर दोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट जो निश्चित दिशा में जा रहा है उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर दोगे, तो उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में जो जितना बदलाव आया, पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का जो डिफरेंस आया, ये अगर पॉजिटिव है तो ये धनात्मक है, अगर ये नेगेटिव है तो ये ऋणात्मक है। और क्या है इसमें, स्पीड अगर निश्चित डायरेक्शन में है, देखो सीधी सी बात तो है, यदि स्पीड, स्पीड तो समझते ही हो, अगर स्पीड किसी डायरेक्शन में है, स्पीड में अगर डायरेक्शन जुड़ जाती है तो ये ही वेलोसिटी हो जाती है, ये ही वेलोसिटी है। और यदि वेलोसिटी में बदलाव आता है, वेलोसिटी में बदलाव आता है मतलब स्पीड में डायरेक्शन में लगातार बदलाव आता है, तो ये एक्सीलरेशन है। इसे ज्यादा इतना तनाव लेने की जरूरत क्या है, इतना तनाव लेने की जरूरत क्या है भाई, है ना भैया। चलो एक्सीलरेशन समझ गए, दो बातें हो गई, एक्सीलरेशन समझे भाई, स्पीड समझे, स्पीड में अगर डायरेक्शन होगी तो वो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज या तो डायरेक्शन की वजह से हो सकता है, मैं इधर जा रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर मैं 5 किलोमीटर घंटा से इधर चला, फिर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर चला, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर चला, मेरी गति तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मेरी दिशा लगातार बदल रही है, तो मेरा त्वरण बदल रहा होगा, मेरा त्वरण बदल रहा होगा। बताइए, दिशा के बदलने से भी त्वरण बदल सकता है, दिशा के बदलने से भी त्वरण बदल सकता है। कुछ खास बात नहीं रही। हाँ बच्चों, अब चलते हैं आगे। चारों तरफ तुम्हें घूम के दिखाया ना कि दिशा बदल रही है तो एक्सीलरेशन बदल सकता है। चलें आगे, क्या चलें आगे, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, वृत्तीय गति पर चलेंगे। अब हम आएंगे वृत्तीय गति। कौन सी, वृत्तीय। हाँ, फ्री पॉइंट का मतलब है भाई, जब कोई चीज ऊपर से, स्वीटी, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही होगी, इसे फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल का मतलब है अब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ऊपर से गिरा के तुम ऊपर छत पे खड़ी हुई थी, छत पे खड़े होकर तुमने ऊपर से एक थाली नीचे फेंक दी, फ्री फॉल है। छत पे से तुमने नीचे थाली फेंक दी, फ्री फॉल है। अगर फ्री फॉल है तो पृथ्वी अपने आप नीचे खींच लेगी, इसे फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल का मतलब स्वतंत्र अवस्था में कोई चीज गिर जाना, अब उस पर कोई बल बाहर से नहीं लग रहा है। कुएं में पानी खींच रहे थे, खींचते खींचते रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई, फ्री फॉल है। अरे झूले पे, ये स्वीटी झूले पे घूम रही थी, घूमते घूमते रस्सी टूट गई, फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या है, किसी भी बल नहीं लगेगा बाहर से, वो अपने आप ही चीज गिरती चली जाएगी। स्वीटी समझा दिया। अब अगली बात चलिए, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, यहां से एक पॉइंट आता है,
हाँ प्रशांत भाई, फ्री फॉल मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल तो कहना ठीक नहीं होगा, वर्टिकली ऊपर से गिरा देते हैं, ये फ्री फॉल होता है, मैं ये समझा रहा हूं। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। अगली बात क्या कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से पहले तुम समझो एक बात, देखो ऐसे तुम अपनी एक खाट है, खाट का एग्जांपल ले लो, चारपाई जिसे कहते हैं, चारपाई है। फिर चारपाई की जगह कोई ऐसी चीज लो जिसमें 6 दिशाएं हों, एक ऐसी हो गई। फिर इनकी दिशाएं बढ़ाते चलो और ऐसी ऐसा ले लो कोई, और हमें सर्कुलर मोशन चलना है, हमें सर्कुलर मोशन पे चलना है। क्या क्या, देखो ध्यान से, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, भाई प्यार से समझो, बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, आपको फिजिक्स में जिंदगी भर तकलीफ नहीं आएगी, मेरा वादा है। आप यहां से चले, एक आदमी यहां खड़ा है, यहां से चले, यहां से चले तो उसने एक डायरेक्शन तो ये बदली, फिर एक डायरेक्शन ये बदली, एक डायरेक्शन ये बदली, एक डायरेक्शन ये बदली। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर किसी पार्क में इस तरीके से घूमता है तो उसको 4 बार दिशा बदलनी पड़ रही है। अच्छा जी, अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो उसको यहां से यहां जाने में 6 बार दिशा बदल रही है, 6 बार दिशा बदल रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें बहुत ज्यादा रेखाएं कर दो, इसमें बहुत ज्यादा रेखाएं कर दो, बहुत ज्यादा रेखाएं करने का मतलब है ऐसे 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 ऐसे, इतनी ज्यादा आपने इसकी दिशाएं बना दी, इतनी ज्यादा आपने इसकी दिशाएं बना दी कि दिशाएं बनाते प्रत्येक पॉइंट पर ऐसे चली तो कितनी सारी, 4 से 8 से भी ज्यादा दिशाएं इसको बदलनी पड़ रही है। और अगर आप किसी सर्कुलर मोशन में गए, अगर आप किसी सर्कुलर मोशन में गए, सर्कुलर गति में गए, इसका मतलब आपकी दिशा लगातार बदल रही होगी। अब आपकी जो लंबाई है वो पॉइंट के जैसी हो जाएगी, पॉइंट के जैसी हो जाएगी, और प्रत्येक पॉइंट पर आपकी दिशा बदलेगी। अभी मैं इसको लिखवाऊंगा, समझा रहा हूं। प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक एवरी एवरी जो पॉइंट होगा उस पर आपकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, ध्यान दो। बचपन में हम क्या करते थे, एक रस्सी लेते थे, उस रस्सी में एक डेला बांध लेते थे, डेला बांध लेते मिट्टी का या पत्थर बांध लिया, और उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। हमने उसको ऐसे घुमाना शुरू किया, घुमाते घुमाते मैंने यहां से छोड़ा तो वो वहां गया, घुमाते घुमाते मैंने यहां से छोड़ा तो यहां गया, घुमाते घुमाते मैंने यहां से छोड़ा तो वहां गया, घुमाते घुमाते यहां से छोड़ा तो यहां गया। इसका मतलब सर्कुलर पाथ पर जो भी चीज घूम रही होगी उसका अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन। इसका मतलब सर्कुलर पाथ पर घूमने वाली कोई भी चीज, सर्कुलर पाथ पर घूमने वाली कोई भी चीज लगातार अपनी दिशा में बदलाव करती है, लगातार अपनी दिशा में बदलाव करती है। बात समझे? चलिए अब इसको लिखते हैं हम। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? सर किसकी गति हो जाएगी? अर्थ जो रोटेट कर रही है, अर्थ जो रोटेट कर रही है किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ, तो सर्कुलर मोशन है। सर मून रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो सर्कुलर मोशन है। बात समझ रहे हैं ना राकेश भाई? तो समझो ध्यान से कि वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु की गति को, वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ऐसी गति में, ऐसी गति में वस्तु की दिशा, वस्तु की दिशा लगातार बदलती है, लगातार बदलती है। लगातार बदलती है।
बात समझे? तो इसको अंग्रेजी में लिखें, मोशन एट ए सर्कुलर पाथ is called circular motion. In such motion, direction change regularly. In such motion, the direction of the object keep change continuously. Continuously. साइकिल के टायर का घूमना, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। ये बात हुई। एग्जाम्पल लेंगे इसका, उदाहरण। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये हो गई आपकी सर्कुलर मोशन, ये हुआ आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, ये सर्कुलर मोशन हुआ। यहां इसका चित्र बनाएंगे, ये केंद्र होगा। ये सारी बातें आपको आगे जाके पेपर में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, तो आपको ये वृत्तीय गति याद आएगी। वो पूछेगा कि वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लगता है, वो पूछेगा दूध को मथने में कौन सा लगता है, वो जो खेल दिखाने वाला मौत के कुएं में गाड़ी घुमाता है कौन सा लगता है, तो ये आपको फिर साइक्लिक मोशन वहां याद आएगा, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब मान लेते हैं ये कोई पत्थर है, इसे यहां से अगर आप इसे छोड़ोगे, इसकी दिशा ये होगी। अगर इस पत्थर को यहां से छोड़ोगे तो इसकी दिशा ये होगी। अगर इस पत्थर को यहां से छोड़ोगे तो इसकी दिशा ये होगी। इस पत्थर को यहां से छोड़ोगे तो इसकी दिशा ये होगी। तो ये कहेंगे लगातार दिशा में बदलाव। कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन। ये वृत्तीय गति हुई। क्या वृत्तीय और घूर्णन गति अलग अलग है, एक मिनट में देखेंगे अभी। ठीक है राजेश भाई, ये हो गया एथलेटिक गेम में साइकिल रेस। हाँ, अब अगली बात चलते हैं। अब जैसे भैया ने पूछा रोटेशनल मोशन, इसे भी ले लो, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति कैसे होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने, जैसे लट्टू है ना, लट्टू की गति जो है वो अपने अक्ष पर है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है। अगर वो अपने एक्सिस पर घूम रहा है तो वो रोटेशनल है। और अगर वो किसी चीज के चारों ओर घूम रहा है, किसी चीज के चारों ओर घूम रहा है तो सर्कुलर है, सर्कुलर है। ठीक है,
अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी मंदिर में किसी मूर्ति के चारों तरफ घूम रहे हैं तो सर्कुलर मोशन है, और आप खड़े होकर एक ही जगह घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये जो है ये कैसी गति है, ये रोटेशनल गति है। वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे लट्टू या पृथ्वी ले लीजिए, पृथ्वी अच्छा एग्जांपल है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस, एग्जाम्पल अर्थ। ये रोटेशनल है सर, ये रोटेशनल हुआ। घड़ी की सुइयां भी क्या सर, घड़ी की सुइयां साइक्लिक मोशन में घूमती है। चलिए आगे चलिए, ये बच्चा कोई कह रहा है तेज चलिए, भाई तेज चल रहे धीरे धीरे भाई, ठीक है विनोद भाई। आगे आते हैं पैराबोलिक मोशन। यहां से एक सवाल आता है, प्रक्षेप्य गति। पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन। देखो भाई ध्यान से सुनना, अगर आप पहले लिखना नहीं पहले सुनना है, परिक्रमण कह सकते हो। सर सेम स्पीड में सबसे फास्ट मोशन कौन सा होगा? सेम स्पीड में सबसे फास्ट मोशन, समझा नहीं भाई? ये है अर्थ, और यहां आप खड़े हुए हो, यहां से खड़े होकर ये अर्थ से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल के बीच कोई भी चीज अगर आप फेंकोगे तो पहले वो ऊपर जाएगी और एक पॉइंट के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। पहले वो ऊपर जाएगी और एक पॉइंट के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनना कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ पर कहीं आप खड़े हुए हो और खड़े होने के बाद आपने यहां से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच कोई भी एंगल बनाया तो कोई चीज पहले ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद अब वो ऊपर जाना बंद कर देगी और नीचे आना शुरू हो जाएगी, यहां गिर जाएगी। इसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं, इसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं, पैराबोलिक मोशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल नहीं आएगा भाई इससे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा लंबी कूद लगाना चाहता है, अगर कोई बच्चा लंबी कूद लगाना चाहता है तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर, उसको 45 डिग्री के एंगल पर लंबी कूद लगानी चाहिए, तो वो ज्यादा लंबी दूरी तय करेगा, ज्यादा लंबी दूरी तय करेगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ऊंची कूद लगाना चाहता है, ऊंची कूद लगाना चाहता है, लॉन्ग जंप जिसे कह रहे हैं, जो लॉन्ग जंप करना चाहता है 45 डिग्री के एंगल पे करे। और यदि कोई बच्चा हाई जंप लगाना चाहता है तो हाई जंप लगाने के लिए उसको 90 डिग्री के पास पास कूदना होगा, 90 डिग्री के पास कूदना होगा। यदि हम ये कहें मोर्टेलिटी रेट, यदि हम ये कहें अजय भाई कि मैंने कोई, किसी खिलाड़ी ने जो बॉल फेंकी है, किसी खिलाड़ी ने जो बॉल फेंकी है, वो बॉल कौन सी गति, वो कैसा रास्ता अपनाएगी, तो पैराबोलिक मोशन अपनाएगी। कोई गोला फेंकने वाला खिलाड़ी है, एथलीट है, जो गोला फेंकता है, जो गोला फेंकता है, या कोई फुटबॉल फेंकता है, तो नीचे से किसी ने किक मारी और किक मारने के बाद जो बॉल जाकर रास्ता अपनाएगी, बॉल जो रास्ता अपनाएगी उसे पैराबोलिक मोशन कहेंगे। या आपने ऊपर हवा में, आप वायुयान में उड़ रहे थे, आप वायुयान में उड़ रहे थे और एरोप्लेन में उड़ते उड़ते आपने ऊपर से कोई नीचे चीज फेंक दी, ऊपर से कोई नीचे चीज फेंक दी, तो नीचे चीज फेंकने पर पैराबोलिक मोशन में वो आपको दिखाई देगी, पैराबोलिक मोशन में दिखाई देगी। 3-4 सवाल यहां से बनने की संभावना होती है। पहला,
पहला लिखिए, पहले डेफिनेशन लेंगे। सुनो बच्चों, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से 0 से 90 डिग्री के कोण पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो उसकी गति पैराबोलिक या प्रक्षेप्य गति होती है। तो वस्तु का पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है और ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। लिखते रहना भाई, प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ऐसी गति को व्हेन ए ऑब्जेक्ट एक मिनट में देखूंगा भाई आपके कमेंट। व्हेन ए ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन इट्स पाथ इज पैराबोलिक। and yeah parabolic such type of motion is called parabolic motion। पैराबोलिक मोशन इज कॉल्ड पैराबोलिक मोशन। उदाहरण लेंगे, बंदूक से चली गोली, बुलेट फायर्ड बाय गन, या खिलाड़ी के द्वारा फेंका गया गोला।
goal thrown by athlete या प्लेयर, ये प्रक्षेप्य गति होगी। सर इसका एग्जाम्पल तो भेला फाक होगा, ठीक है सर। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम सभी मोशन में टेस्ट करें, किसी ऑब्जेक्ट को सभी मोशन में टेस्ट करें, ठीक है, स्पीड, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, एटीसी, सबसे फास्टेस्ट मोशन कौन सा हो सकता है? सबसे फास्टेस्ट मोशन तो वो होगा जिसमें फ्रिक्शन सबसे कम होगा। फ्रिक्शन सबसे कम होगा। फ्रिक्शन सबसे कम एयर का हो सकता है, धरती का हो सकता है। गन कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? अरे भाई 90 डिग्री कह कहां रहे हैं? 0 से 90 डिग्री के बीच। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। लंबी जंप के, क्या जंप को क्या कहेंगे? लंबी कूद। लंबी कूद के लिए 45 डिग्री एंगल सबसे बढ़िया है। 45 डिग्री एंगल इज बेस्ट फॉर लॉन्ग जंप। अगर आप 45 डिग्री पर कोई लंबाई लगाते हैं, कल तो नहीं होगी, कल नहीं होगी क्लास। दोबारा बताओ कीर्ति दोबारा बता रहे हैं बेटा। बंदूक से कोई गोली चलाई तुमने, यहां तुम ये तुम्हारा पृथ्वी पर खड़ी हुई हो, तुमने यहां रख दी कोई बंदूक, यहां कोई बंदूक रख दी ऐसे, और यहां से जो गोली इस बंदूक से निकली वो गोली इस पाथ पर जाएगी। अगर तुम बहुत दूर मारना चाहती हो तो तुम्हें 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। अब एक बात और सुनते जाओ, यहीं पर एक बात और सुनते जाओ। ये सवाल आपके पेपर में आज नहीं तो कल पूछा जा सकता है। ये सवाल पूछा जा सकता है बच्चों। क्या ये कोई पेड़ है, इस पेड़ पर यहां कोई बंदर बैठा है, यहां कोई बंदर बैठा है इस पेड़ पर, और यहां से लगा रही है कोई बंदूक निशाना। यहां से कोई बंदूक जो है निशाना लगाएगी, तो जैसे ही अगर आपने यहां से निशाना लगाया तो इसकी गति ऐसी जाएगी यहां। यदि हमने किसी बंदूक से निशाना लगाया और बंदर अपनी जगह पर बैठा रहा, अगर बंदर अपनी जगह पर बैठा रहा तो बंदर को गोली नहीं लगेगी। उसका पीछे का कारण यह है क्योंकि इसको प्रक्षेप्य गति, पैराबोलिक मोशन में ही जाएगी, और प्रक्षेप्य गति में जाने के कारण जहां बंदर बैठा है उससे नीचे जाकर पेड़ पर लगेगी या नीचे जाकर गिरेगी। अगर उसी स्पीड से बंदर भी नीचे गिरना शुरू हो जाए, उसी स्पीड से बंदर भी नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि बंदर को गोली लग सकती है, नहीं तो बंदर को गोली नहीं लगेगी। उसके पीछे का कारण पैराबोलिक पाथ होगा। ये सब आता है। अच्छा ठीक है अनीता जी। सर एक पेंडुलम को राइट टू लेफ्ट थ्रो करेंगे तो कौन सा मोशन होगा? ये भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन में ही इसको शामिल किया जाता है कि आप पेंडुलम की जो मोशन होगी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन में शामिल कर सकते हो। बात समझे इसे? ठीक है। तो हम कहें कि अगर कभी ऐसा सवाल कोई पूछा जाए, अगर कभी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो आपको बताना है कि बंदर को गोली नहीं लगेगी, उसके पीछे का कारण पैराबोलिक पाथ है। आज की क्लास में हमने क्या क्या किया? एवरेज स्पीड देखी, एवरेज वेलोसिटी देखी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड देखी जिसे स्पीडोमीटर से नापते थे। यहां से आगे बढ़े तो हमने एसिलरेशन को समझा, एसिलरेशन क्या होता है। एसिलरेशन को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में मापा, और रिटार्डेशन की बात की कि रिटार्डेशन क्या होता है। एसिलरेशन 0 भी हो सकता है, तुरंत शून्य भी हो सकता है, और अगर कोई फ्री फॉल अवस्था में कोई वस्तु गिर रही हो तो उसका एसिलरेशन इंक्रीज होता है। फिर सर्कुलर पाथ की बात की, अगर कोई साइक्लिक मोशन में कोई चीज घूमती है तो उसे सर्कुलर पाथ कहते हैं।
और उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। एग्जाम्पल हुआ चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, फिर हमने रोटेशनल मोशन को देखा, घूर्णन गति को, और यहां से आपने देखा प्रक्षेप्य गति जिसे पैराबोलिक मोशन कहा गया। और यहीं पर आपने ये उदाहरण देखे। और यहां पर एक बात बस नोट कर लेनी है, फिर कल से हम लोग इसी में नया चैप्टर शुरू करेंगे, और वो होगा कि गति के समीकरण सबसे पहले गैलीलियो ने दिए। सबसे पहले गैलीलियो ने दिए। गैलीलियो सबसे पहले गैलीलियो ने दिए। मोशन ऑफ इक्वेशन सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? गैलीलियो। अब यहां से हम आगे चलेंगे और यहां से हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन के गति के नियम, यहां से हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से सर सिस्टम से क्लास लगाया करे, आगे पीछे हो रखी है, समझ नहीं आ रहा क्या भाई? हम तो सिस्टम से लगा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो यहां से आगे चलेंगे, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों ये सब, तो अगली क्लास में हम लेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। गोली कैसे लगेगी, कब सर? गोली तब लगेगी नवीन भाई जब बंदर नीचे गिरना शुरू करे। अगर बंदर अपनी स्थिति में खड़ा रहेगा तो गोली नहीं लगेगी। तेजवीर भाई कल देखेंगे, तेजवीर भाई सर्कुलर मोशन होगा, वो किस तरीके का होगा कल देखेंगे। ठीक है, चलिए मंडे को अब क्लास होगी, कल क्लास नहीं होती है, मंडे को अब क्लास होगी। ठीक है, हाँ चलिए आज के लिए नमस्कार, नमस्ते, कल मिलते हैं, धन्यवाद।